वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स बायोपॉलीमर्स हैं, यानी बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स, और यही जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं बॉडी में। और तकरीबन हर एक सेल में न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीमर्स हैं और इनके जो मोनोमर्स रहते हैं वो मोनोमर्स न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड है क्या जिससे ये पॉलीमर बनता है, जिससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है? पहले हम ये न्यूक्लियोटाइड समझेंगे। देखो, न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड बना हुआ रहता है एक शुगर यूनिट से, जो 5 मेंबर्ड शुगर यूनिट रहता है, या 5 कार्बन शुगर यूनिट, जिसे हम पेंटोस शुगर कहते हैं, और एक फॉस्फेट ग्रुप रहता है इसमें, और नाइट्रोजनस बेस। यानी एक न्यूक्लियोटाइड में ये 3 चीजें रहती है, एक शुगर, एक फॉस्फेट और एक नाइट्रोजनस बेस। अगर हम इसमें से फॉस्फेट निकाल देंगे और सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस लेंगे, नाइट्रोजनस हेटेरोसाइक्लिक बेस, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो मैं ये कह सकता हूं फिर जो न्यूक्लियोटाइड रहता है ये बना हुआ रहता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। यानी न्यूक्लियोसाइड को जब हम फॉस्फेट जोड़ते हैं, इसको जब हम फॉस्फेट जोड़ते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब क्वेश्चन ये है कि शुगर क्या है इसमें? शुगर, तो शुगर रहता है इसमें ये, इसे हम कहते हैं राइबोस, या इसी का और एक दूसरा बाई ये वाला भी रहता है OH, H, यहाँ पे H। देखिए यहाँ पे दूसरे कार्बन पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे OH है, और यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे H और H। यानी मैं इसको बोलूंगा डीऑक्सी, बाकी वैसा ही जैसा है CH2OH। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? एक को हम कहते हैं ऑक्सी राइबोस, दूसरे को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोस। तो जो शुगर रहता है इसमें वो रहता है राइबोस शुगर, ऑक्सी राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। बात मेरी याद रखना। हो गया शुगर, यानी इसमें ये रहता है या तो ऑक्सी राइबोस रहेगा या फिर 2-डीऑक्सी राइबोस रहेगा। अब रही बात फॉस्फेट। फॉस्फेट तो सब जगह कॉमन है। फॉस्फेट ये OPO4 रहता है, ठीक है, PO4, तो ये कॉमन है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, सेम रहता है। अब नाइट्रोजनस बेसिस जो रहते हैं ये हमारे पास में 2 तरह के रहते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस रहते हैं। एक को हम कहते हैं प्यूरिन्स, यानी प्यूरिन डेरिवेटिव्स, और दूसरे रहते हैं पेरिमिडीन डेरिवेटिव्स। नाइट्रोजनस बेसिस में जो प्यूरिन डेरिवेटिव्स रहते हैं वो रहते हैं एडेनिन और गोनिन। एडेनिन और गोनिन ये है प्यूरिन डेरिवेटिव्स, और जो पायरिमिडीन डेरिवेटिव्स रहते हैं वो रहते हैं थाइमीन, यूरासिल और साइटोसिन। थाइमीन, यूरासिल और साइटोसिन। तो टोटल मिला के 5 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस रहते हैं। उसमें से 2 प्यूरिन डेरिवेटिव्स रहते हैं और बाकी 3 पायरिमिडीन डेरिवेटिव्स। तो इन्हीं से बनते हैं डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड को आप सिंपली याद रखेंगे, इसमें शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस रहता है। फॉस्फेट एक ही रहता है कॉमन, लेकिन शुगर जो रहते हैं वो 2 तरह के रहते हैं, या तो ऑक्सी राइबोस रहेगा या फिर डीऑक्सी राइबोस। अब जो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे है ये वेरी होते हैं, ये डिफरेंट रह सकते हैं। ये 5 टाइप के रह सकते हैं। इसमें से 2 प्यूरिन और 2 पेरिमिडीन डेरिवेटिव्स। प्यूरिन डेरिवेटिव्स में एडेनिन और गोनिन आता है, जबकि पायरिमिडीन डेरिवेटिव्स में थाइमीन, यूरासिल और साइटोसिन आता है। तो आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। अब इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बनते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। लेकिन न्यूक्लिक एसिड भी हमारे पास में 2 तरह के रहते हैं, 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड। एक को हम कहते हैं DNA, आपने नाम सुना ही होगा DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा रहता है RNA, यानी राइबोस न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये दोनों जो नाम है ये इन पे है। देखो, इसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में ये रहता है, और ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में ये रहता है। ये इसके नाम पे बना है राइबोस न्यूक्लिक एसिड या ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो इसको हम कहते हैं डीऑक्सी। तो ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हमने देखा कि हमारे पास में 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एक डीऑक्सी राइबोस यानी DNA, और दूसरा है राइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी RNA।
अब चाहे आरएनए हो या डीएनए, दोनों में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर रहता है वो सेम रहता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर मीन्स बेस सीक्वेंस। देखिए हमको मालूम है कि डीएनए में यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर रहता है, फॉस्फेट तो दोनों में रहता है, आरएनए में भी और डीएनए में भी। और ये जो बेस है, बेस वेरी हो सकता है, यानी बेस यहाँ पे एडेनिन भी हो सकता है, गोनिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, यूरासिल भी हो सकता है, थाइमीन भी हो सकता है। अब कौन कहाँ पे होगा ये भी बताऊंगा मैं आपको। अब ये मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, इसके साथ में दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, हो गया डाइन्यूक्लियोटाइड, फिर ट्राई, फिर टेट्रा, फिर टेट्रा पेंटा। इस तरह से अगर n टाइम्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आपस में मिल गए तो इसको हम कहेंगे कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। यानी अगर n टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ गए तो ये बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, या जिसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड चेन। अब इन चेन्स में याद रखना, डीएनए में अगर सपोज हम लेंगे, डीएनए में शुगर फॉस्फेट तो कॉमन रहेगा, सेम रहेगा, चेंज सिर्फ यहां पे आता है बेस में, तो बेस सीक्वेंस जो है चेंज होती है। अब बेस सीक्वेंस क्या है? बेस सीक्वेंस हमें पता चल जाती है इस स्ट्रक्चर से, इस सीक्वेंस से। इसी सीक्वेंस को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी पहला जो स्ट्रक्चर बनता है, पहला जो चेन बनता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें हमें ये बेस सीक्वेंस मिल जाता है। उसके बाद में ये चेन की फोल्डिंग वगैरह उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको या तो डीएनए मिलेगा या फिर आरएनए मिलेगा। अगर डीएनए मिल गया तो आपको इस तरह की डबल स्ट्रैंड मिलेगी, यानी ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है यानी न्यूक्लिक एसिड चेन, ये फिर दूसरी न्यूक्लिक एसिड चेन है। सपोज ये चेन नंबर 1, ये चेन नंबर 2। ये दो चेन्स आपस में पैरेलल रहते हैं, पैरेलल मगर अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अगर सपोज इस चेन का यहाँ पे शुगर यूनिट शुरू होता है तो इसका यहाँ पे, इस चेन का यहाँ पे फॉस्फेट यूनिट होगा, ठीक है, यानी एक दूसरे के पैरेलल बट अपोजिट। इसे हम कहते हैं एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि चेन ऐसे बनती है शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। तो इसका मतलब अगर इस चेन का यहाँ पे शुगर है तो यहाँ पे इस चेन का यहाँ पे फॉस्फेट होगा। बात मेरी समझ लेना। अब ये दो चेन्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डीएनए में, ठीक है। दो चेन्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स, डबल हेलिक्स लेकिन अल्फा हेलिक्स। क्लियर? अब ये हेलिक्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, यहाँ पे इनके बीच में, इन चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है जो इसको जोड़ के रखता है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सपोज इस चेन पे, यहाँ पे जो बेस पेयर्स हैं वो एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन, थाइमीन वगैरह है, ठीक है। इस चेन पे भी ऐसे एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन, थाइमीन है। मान लीजिए एक चेन है एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन, थाइमीन, तो याद रखना ए के अपोजिट में आपको टी मिलेगा दूसरी चेन में, जबकि जी के अपोजिट में सी मिलेगा, सी के अपोजिट में जी मिलेगा, टी के अपोजिट में ए मिलेगा। अब देखो ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस ये दोनों सेम है लेकिन बिल्कुल यानी पैरेलल है, लेकिन मैं बोलूंगा इसको एंटी डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन ऐसे जा रहा, इसका ऐसे जा रहा, सो वी कैन कॉल देम एज एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब साइटोसिन और गोनिन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो 3 बनते हैं, ऐसे यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे 2-2, एडेनिन और थाइमीन में 2-2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। डीएनए में यूरासिल नहीं रहता, इतना याद रखना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, इन दो चेन्स को आपस में जोड़ के रखते हैं, ठीक है। अब इस चेन का जो स्ट्रक्चर है वो दिया था वॉटसन और क्रिक ने, ये जो मॉडल दिया था इसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये दिया था वॉटसन क्रिक ने, इसलिए इसको हम कहते हैं वॉटसन क्रिक मॉडल। इस मॉडल के अनुसार या मैं बोलूँ इसके मुताबिक जो इस चेन का डायमीटर रहता है ये वाला, ये रहता है 2 नैनोमीटर या मैं बोलूँगा 20 एंगस्ट्रॉम, 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से जो एक
बेंड रहता है, एक बेंड इसमें, एक टर्न। इस एक टर्न का जो लेंथ रहता है, यानी जो एक टर्न रहती है वो रहती है 3.4 नैनोमीटर की डिस्टेंस पे एक टर्न। ठीक, या मैं बोलूँगा 34 एंगस्ट्रॉम की एक टर्न बनती है। और एक टर्न में 10 बेस पेयर्स रहते हैं। 10 बेस पेयर्स मतलब ऐसे 10 जोड़े रहते हैं, 10 जोड़े। ठीक है, जैसे अपोजिट में 10 जोड़े रहते हैं। या मैं बोलूँगा एक चेन पे भी 10 बेसिस रहते हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस। दूसरे पे भी 10 रहते हैं, उसके अपोजिट। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर समझ में आया। अब ये था डीएनए। अब आरएनए की बात करते हैं। आरएनए में ऐसा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं बनता। आरएनए में सिर्फ ऐसे लीनियर चेन रहती है जो कभी फोल्ड भी हो सकती है, फोल्ड, लेकिन सिंगल स्ट्रैंड रहेगा, यानी सिंगल चेन रहेगा। दो चेन्स आपस में जुड़ के नहीं रहेंगे। इसमें भी जो फोल्डिंग होती है, जो हेलिक्स बनता है, वो बनता है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स। अब ये तो समझ में आया। अब याद रखना, आरएनए में थाइमीन नहीं रहता। थाइमीन जो नाइट्रोजनस बेस है वो आरएनए में नहीं रहता, जबकि यूरासिल जो है वो डीएनए में नहीं रहता। इसका मतलब यूरासिल आरएनए में रहता है, डीएनए में नहीं। थाइमीन डीएनए में रहता है, आरएनए में नहीं रहता। ठीक है, तो ये हो गई ये डिफरेंस एक यहाँ पे। और दूसरा मैंने आपको बताया कि एडेनिन के अपोजिट में थाइमीन रहेगा डीएनए में, और ग्वानिन के अपोजिट में साइटोसिन। और एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, अब डीएनए में जो शुगर रहता है वो रहता है डीऑक्सी शुगर, जबकि जो आरएनए रहता है वहां पे जो शुगर रहता है, शुगर यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो शुगर रहता है या न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर रहता है वो रहता है राइबोस शुगर। डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, जबकि आरएनए जो है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। डीएनए रेप्लिकेट होता है, यानी अपनी कार्बन कॉपी बनाता है, लेकिन आरएनए जो है वो रेप्लिकेट नहीं होता है जनरली। ठीक है, डीएनए का काम है हेरिडिटी ट्रांसमिट करना, जबकि आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम आता है। बॉडी में जो प्रोटीन्स बनते हैं वो आरएनए की मदद से बनते हैं। आरएनए हमारे पास में 3 तरह के रहते हैं, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, फिर राइबोसोमल आरएनए जिसे हम कहते हैं आरआरएनए, फिर टीआरएनए। टीआरएनए मीन्स ट्रांसफर आरएनए, ये टी फॉर ट्रांसफर आरएनए। ये जो नाम है इनके, ये इनकी फंक्शंस के बेसिस पे, यानी मैसेंजर वहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है डीएनए से, और फिर राइबोसोमल जो है ये राइबोसोमल आरएनए जो है ना ये कलेक्ट करता है इनको, और ये टीआरएनए जो है ये अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं, और तीनों का काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, और फंक्शंस अलग अलग हैं तीनों की। तो ये थे न्यूक्लिक एसिड्स, इन शॉर्ट में बोलूँगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये एग्ज़ाम में आया, इतना आपने लिख लिया तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत काफ़ी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।